अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिसनर्स, आज मैं आपसे नॉवेल किरदार शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सनसनीखेज, क्रिमिनल और सस्पेंस से भरपूर नॉवेल आपको ज़रूर पसंद आएगा। आइए इसकी पहली किस्त सुनते हैं। सामान से लदा हुआ ट्रक और सिल्वर ग्रे मर्सिडीज आगे पीछे दौड़ते हुए धूल मट्टी के गुबार से निकलकर एक बड़े से बंगले के सामने आ ठहरे। ये एक सरकारी बंगला था, लेकिन दीगर सरकारी इमारतों के मुकाबले में इसकी ज़ाहिरी हालत और रंगो रोगन नुमाया तौर पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे थे। लाहौर की जानिब से आने वाली ये गाड़ियाँ जूं ही बंगले के गेट के आगे रुकीं, बंगले का गेट वाह हो गया। खुले गेट के दोनों तरफ कई अफराद कतार बनाए हुए इस्तकबाली अंदाज में खड़े थे। इन अफराद को गाड़ी में बैठे अफराद बाहर से ही देख सकते थे। मर्सिडीज की पिछली नशिस्त पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर शहरयार आदिल ने भी बखूबी इस मंजर को देखा, और वो जो अपने तय कबल अज़ वक्त पहुंचकर दूसरों को हैरत में मुब्तला करने का इरादा किए बैठा था। इस मंजर को देखकर हैरत की शिद्दत से कुछ यूं साकित हुआ कि ड्राइवर के मर्सिडीज का दरवाज़ा खोलने के बावजूद भी कई लम्हे तक नीचे नहीं उतरा। खुशामदीद शहरयार साहब, बड़ी देर से हम आपकी ही राह तक रहे थे। शहरयार के गाड़ी से बरामद होते ही कलफ लगे शलवार कमीज में मलबूस, सर पर सफ़ेद ही शिमला सजाए, बड़ी बड़ी मूछों वाला लगभग 55-56 साल एक शख्स आगे बढ़ा और पीछे खड़े शख्स के हाथ से गुलाब और मोतिये के फूलों का बना हुआ भारी भरकम हार लेकर शहरयार के गले में डाल दिया। वेलकम सर। पैंट शर्ट में मलबूस, गले में टाई और आंखों पर ऐनक लगाए संजीदा सूरज शख्स ने शहरयार के हाथों में एक बुके थमा दिया। मैं आपका पीए अब्दुल मन्नान हूँ, और ये इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार जनाब चौधरी इफ्तिखार आलम शाह हैं। संजीदा सूरज शख्स ने अपना तारुफ करवाने के साथ साथ ही हुलिये से ही रवायती चौधरी नजर आने वाले शख्स का भी तारुफ करवाया। शहरयार ने इस तारुफ पर सर को महज एक हल्की सी जुम्बिश देने पर इक्तफा किया और कदम आगे बढ़ा दिए। पी अब्दुल मन्नान और चौधरी इफ्तिखार आलम शाह उसके पीछे पीछे थे। खुले गेट से गुजरकर अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हुए दोनों अतराफ खड़े अफराद ने गुलाब की पत्तियों की बरसात और तालियों के साथ शहरयार का स्वागत किया। इस सूरत हाल पर शहरयार आदिल ने शदीद कोफ्त महसूस की। यूं भी वो अचानक पहुंचकर दूसरों को हैरान कर देने के अपने मंसूबे के नाकाम होने पर पहले ही काफ़ी झुंझुलाहट महसूस कर रहा था। मिस्टर मन्नान, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। लाउंज में दाखिल होते ही अपने साथ छोटे से जुलूस की शक्ल में चलते हुए अफराद में से किसी एक की तरफ भी नज़र डाले बगैर शहरयार ने खुश्क लहजे में अपने पीए को मुखातिब करते हुए अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से बेशक ये इसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन वो हुक्मरानी के अंदाज से बहरहाल नावाकिफ नहीं था। लहजे की अकड़, गर्दन का कलफ और आंखों की बेनियाजी, इन सब चीज़ों की तरबियत उसे अपने घर के माहौल से मिली थी। वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था जिसके बेशतर अफराद ब्यूरोक्रेसी या सियासत की बिसात पर अहम तरीन मोहरों की हैसियत से फैले हुए थे, जो अभी इस खेल में शामिल नहीं हुए थे। वो अपने बड़ों से खेल के कवानीनों उसूल सीख रहे थे। शहरयार भी बहुत कुछ सीखने और जानने के बाद ही इस मैदान में उतरा था। चुनांचे उसने हैरत के इब्तिदाई झटके से निकलकर खुद को संभालने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। हैरत का सबब भी अपने इस्तकबाल का अंदाज नहीं, बल्कि ये बात बनी थी कि बिना इतला दिए कबल अज़ वक्त यहाँ पहुँचने के बावजूद इस्तकबाल का एहतमाम क्यों कर मुमकिन हुआ। श्योर सर, अब्दुल मन्नान ने शहरयार की फरमाइश पर नपे तुले लहजे में जवाब दिया और लाउंज से आगे उसकी रहनुमाई करने लगा। ऐसी साहब के ताज़ा दम होने तक चाय तैयार करके मेज़ पर लगाओ। खबरदार, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब्दुल मन्नान की रहनुमाई में लाउंज से निकलते हुए शहरयार आदिल ने अपने पीछे चौधरी इफ्तिखार की तहकमाना आवाज़ सुनी। ये सरकारी बंगला था, जहां मौजूद खानसामा और बटलर भी यकीनन सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन चौधरी इफ्तिखार के अंदाज से लगता था कि वो इसके साथ ही मुलाजमीन हों। क्या आपका बेडरूम है सर, और इसके साथ ही अटैच बाथ भी मौजूद है। आप फ्रेश हो जाएं तो घंटी का बटन दबाकर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लाउंज में मौजूद चौधरी इफ्तिखार साहब भी आपके मुंतजिर हैं। आज शाम की चाय का एहतमाम उन्होंने ज़ाती तौर पर करवाया है। तमाम ज़रूरी सहूलियात से मुज़य्यन एक कमरे में पहुंचकर
عبد المنان نے شہریار عادل کو باتھ روم اور گھنٹی کے بٹن کی نشاندہی کرواتے ہوئے چودھری افتخار کی بابت یاد دہانی کروانا بھی ضروری سمجھا۔ شہریار نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور چودھری افتخار کا پہنایا گیا ہار، جو وہ لاؤنج میں ہی گلے سے اتار کر ہاتھ میں لے چکا تھا، اور عبد المنان کا پیش کیا ہوا بوکے بے پرواہی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ باہر ٹرک پر میرا فرنیچر، دیگر آرائشی اشیاء لوڈ ہیں۔ آپ اپنی نگرانی میں سارا سامان اتروا کر بنگلے میں سیٹ کروانا شروع کر دیں۔ کل تک یہ کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ تحقیرانہ انداز میں پی اے سے کہتے ہوئے شہریار نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ لیکن سر، وہ چودھری صاحب۔ عبد المنان اس حکم پر کچھ متذبذب سا نظر آیا۔ واٹ چودھری صاحب؟ موجودہ صورتحال کی روشنی میں کچھ معاملے کو سمجھتے ہوئے شہریار نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب تھا سر، چودھری صاحب نے آپ کے آنے سے قبل خود اپنے ذاتی خرچے پر بنگلے کی ساری تزئین و آرائش کروائی ہے۔ آپ کا لایا ہوا سامان سیٹ کرنے کے لیے ہمیں چودھری صاحب کے ان تحائف کو ہٹانا پڑے گا، اور شاید یہ بات انہیں ناگوار گزرے۔ بیڈ روم میں موجود فرنیچر اور دیگر اشیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبد المنان نے جلدی اپنی ادھوری بات کا مفہوم بیان کیا۔ سو واٹ؟ چودھری صاحب نے یہ سب کچھ مجھ سے پوچھ کر یہ میری فرمائش پر تو نہیں کیا۔ یہ بنگلہ فی الحال میرے زیر استعمال ہے، اور اسے کسی طرح اور کن چیزوں سے ڈیکوریٹ کروانا ہے، یہ طے کرنے کا حق چودھری افتخار صاحب کو نہیں بلکہ مجھے حاصل ہے۔ شہریار نے رکھائی سے جواب دیا تو عبد المنان نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ اس کے بشرے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ دو صاحب اختیار افراد کے درمیان پھنسا اس وقت وہ یقیناً خود کو کافی مشکل میں محسوس کر رہا تھا۔ اور آپ یہ تو بتائیں کہ یہ میرے استقبال کا سارا ڈرامہ کس طرح ایکٹ کیا گیا ہے؟ آفیشلی تو مجھے 2 دن بعد یہاں آنا تھا۔ آپ کو اور باقی سب لوگوں کو میرے اس وقت یہاں پہنچنے کی اطلاع کیسے ملی؟ پی اے کو دباؤ میں دیکھ کر شہریار نے بہت دیر سے ذہن میں مچلتا سوال پھی کر ڈالا۔ چودھری صاحب نے لاہور فون کر کے رانا صاحب سے معلوم کر لیا تھا۔ رانا صاحب سے معلوم ہوا کہ آج آپ کسی وقت پہنچنے والے ہیں۔ وقت کا اندازہ چودھری صاحب نے لاہور سے آپ کی روانگی کا حساب کر کے خود ہی لگا لیا۔ آپ کے استقبال کے سارے انتظامات انہوں نے ہی کیے ہیں۔ وہ تو بضد تھے کہ بینڈ باجے والے بھی بلوائے جائیں، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر کہ آج کے دور میں ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، ان کو اس ارادے سے باز رکھا۔ عبد المنان نے بتایا تو شہریار بے ساختہ ہی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رانا کے نام سے پہچانے جانے والے اس کے ایمنے ماموں کے ایک دور دراز گاؤں کے چودھری سے اتنے قریبی مراسم ہوں گے کہ وہ صرف ایک فون کال کے ذریعے بھی ان سے شہریار کے ذاتی پروگرام کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے۔ چودھری افتخار کا سورس آف انفارمیشن جاننے کے بعد اس نے عبد المنان سے کوئی سوال کیے بغیر غسل خانے کا رخ کر لیا۔ وہ غسل خانے سے استری شدہ سوٹ سامنے والے ہینگر پر لٹکا ہوا تھا۔ شہریار کے ہونٹوں پر سوٹ دیکھ کر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تجربے کار لوگوں کی دی ہوئی انفارمیشنز درست ثابت ہو رہی تھیں۔ اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہ دیے جانے کے باوجود اس کے سوٹ کیس میں سے یہ سوٹ برآمد کروا کر استری کروانے کا یہ کارنامہ یقیناً عبد المنان نے ہی انجام دیا تھا۔ عبد المنان کو اس کارکردگی پر دل ہی دل میں سراہتے ہوئے شہریار نے تیزی سے لباس تبدیل کیا اور عبد المنان کا بتایا ہوا گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چودھری افتخار کو مزید انتظار کی کوفت میں مبتلا کرنا مناسب نہیں تھا۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ وہ جس بے نیازی سے چودھری افتخار سے پیش آیا ہے وہ چودھری کے مزاج پر کافی گراں گزری ہوگی۔ ہر وقت اپنے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہنے والے لوگوں میں گھرے رہنے والے چودھری افتخار کی یقیناً اس قسم کے رویے سے آشنائی نہیں ہوگی، اور اس نے بہت مشکل سے ہی شہریار کے اس انداز کو ہضم کیا ہوگا۔ یس سر۔ گھنٹی کا بٹن دباتے ہی عبد المنان کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ چلو بھائی، چل کر چودھری صاحب سے ملاقات کر لیں، شہریار نے قدرے خوشگوار لہجے میں کہا اور عبد المنان کی معیت میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بائی روڈ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ میں بڑا انیزی فیل کر رہا تھا، چنانچہ بہتر سمجھا کہ پہلے فریش ہو جاؤں پھر آپ سے ملاقات کروں۔ لاؤنج میں آ کر چودھری افتخار کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سے لہجے میں افسوس کا اظہار کیا۔ اس وقت لاؤنج میں صرف چودھری افتخار ہی موجود تھا۔
वो सारे लोग जो शहरयार ने अपनी आमद के वक्त देखे थे और जिनके बारे में उसका ख्याल था कि वो चौधरी इफ्तिखार के हवारी हैं, इस वक्त वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं शहरयार साहब, हमने आज का सारा दिन आपके लिए ही वक्फ कर रखा है। दोपहर से आपके दीदार का इंतज़ार करते हुए हमने हिम्मत नहीं हारी, तो फिर शर्फ़ गुफ्तगू के हुसूल के लिए ये आधे घंटे का इंतज़ार क्या हकीकत रखता है। आप राना साहब के भांजे हैं तो समझें हमसे भी आपका यही रिश्ता बनता है। अपनों में भला किसी शिकायत या तकल्लुफ़ की क्या गुंजाइश। चौधरी इफ्तिखार जो शहरयार के बेनियाजाना अंदाज पर अब तक अंदर ही अंदर बहुत तिलमिला रहा था, मुनाफिकत से लिथड़ी हुई वसीयत कल्बी और अपनाइयत का मुजाहरा करने लगा। शहरयार ने चौधरी इफ्तिखार की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। बातें तो होती रहेंगी, चाय तैयार है, चलें चलकर पहले चाय पीते हैं। एक बावर्ती बेरे ने लाउंज में दाखिल होकर चुपके से चौधरी इफ्तिखार को इशारा दिया तो वो फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। शहरयार भी बेचुओं चरा चौधरी के साथ खड़ा हो गया। ये सारा एहतमाम करवाकर आपने बहुत तकल्लुफ़ से काम लिया चौधरी साहब। मैं तो बहुत नाप तोल कर और हिसाब किताब से खाने वाला बंदा हूँ। शाम की चाय के साथ अगर कभी कुछ खाने को दिल चाहे भी तो एक आध बिस्किट से ज़्यादा कुछ नहीं लेता। अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। शहरयार ने टेबल पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजर आने वाले लिवाजमात की तरफ इशारा करते हुए चौधरी इफ्तिखार को टोका। अरे भाई, हम तो इस एहतियात को नहीं मानते। जवानी में कैसी एहतियात, ये तो होती ही मौज मस्ती की उम्र है। इस उम्र में जो भी लक्कड़ पत्थर खाओ हजम हो जाता है। हम तो जवानी में सालिम बकरा और कई मुर्गियां एक वक्त में हजम कर जाते थे। चौधरी इफ्तिखार ने मुझको ताव देते हुए फख्र से बताया। सारा तर्ज ज़िंदगी का फ़र्क है चौधरी साहब। तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ हो तो इंसान का खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पसंद नापसंद सब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। शहरयार ने चाय का घूंट लेकर कप वापस सौसर में रखते हुए इजहार ख्याल किया। दुरुस्त कहा आपने, शायद यही वजह है कि आप हमारे इतनी मोहब्बत से सजाए गए तहफ़ की जगह अपने साथ लाए हुए साजो सामान को इस बंगले की रौनक बनाने पर मुसिर हैं। पीए अब्दुल मन्नान यकीनन दरमियानी वक्फे में चौधरी इफ्तिखार को शहरयार के हुक्म की बाबत इतला फराहम कर चुका था। चुनाचे मौका मिलते ही चौधरी ने इस मौजू को छेड़ दिया। इस सिलसिले में मैं आपकी दिल आज़ारी के लिए माजरत खा हूँ चौधरी साहब, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरा ताल्लुक जिस फैमिली से है इसकी वजह से मेरी आदतें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। मुझसे पहले आपके इलाके में जो ऐसी साहब तैनात होते रहे थे वो यकीनन आपके ताहिफ को पसंद करते होंगे, लेकिन मेरा मसला यह है कि मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ही चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। अलबत्ता मैं आपकी इनायत के लिए आपका मशकूर ज़रूर हूँ और मामू जान से भी आपकी इस मोहब्बत का ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। शहरयार का अंदाज बज़ाहिर माजरत खाना था, लेकिन वो चौधरी इफ्तिखार पर अपनी हैसियत को जताना भी नहीं भूला था। ये इसकी चौधरी इफ्तिखार से पहली मुलाकात थी, जिसे मुतवाज़िन रखने के लिए ये अंदाज इख्तियार करना ज़रूरी था। वो ना तो चौधरी से कोई बेकार और बेमकसद अनात कायम करना चाहता था और ना ही इसे खुद पर हावी होने की इजाज़त देने को तैयार था। चौधरी खुद अच्छा खासा घाघ आदमी था जो शहरयार के अंदाज को अच्छी तरह समझ सकता था। चुनाचे कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर इत्मीनान से बैठा चाय के घूंट लेता रहा। कच्चे रास्ते पर दंदनाती लैंड क्रूजर बहुत तेजी से गुजर गई, लेकिन इसके टायरों की रगड़ से उठने वाले गर्दो गुबार ने यकदम ही पूरे माहौल को ढांप लिया। रास्ते पर पैदल चलने वाले वो दो मुसाफिर जिनके हुलिये पहले ही सफ़र के बायस काफ़ी ख़राब हो रहे थे, इस गिरदो गुबार के तूफान में घिरकर बिल्कुल ही भूत लगने लगे। कमबख्त कैसे फिरौन बनकर दंदनाते फिरते हैं। अल्लाह की ज़मीन को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। मुसाफिरों में से एक जो कम उम्र सी लड़की थी इस सूरत हाल पर भिन्नाकर बुड़बुड़ाने लगी। बाप की जागीर समझते नहीं हैं, ये सचमुच है ही इनके बाप की जागीर। जद्दी पुश्ती मालिक चले आ रहे हैं ये लोग अपनी इन ज़मीनों के। लड़की के साथ चलते अधेड़ उम्र मर्द ने हंसकर उसकी बात का जवाब दिया। रहने दो अब्बा, मुझे सब मालूम है कि इनकी जागीरदारी की क्या हकीकत है। अपनी कौम से गद्दारी के नाम में अंग्रेज़ों ने इन्हें ये जायदादें बख्शी थीं और अब ये कौम के लीडर और खैरखा बने फिरते हैं। अगर खैरखा होते ना तो गांव आने वाले इस कच्चे रास्ते पर अब तक कब की पक्की सड़क बन चुकी होती, मगर ना जी। ये क्यों बनवाने लगे पक्की सड़क? इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जीपें हैं,
इनको भला ये कच्चा रास्ता क्या कहता होगा। मुश्किल तो हम जैसों की होती है, जो पहले बस के लंबे सफर में अधबोए होते हैं, फिर इस रास्ते पर चलकर अपनी टांगें तुड़वाते हैं। ऊपर से हवेली का कोई मकीन अगर ऐसे वक्त में अपनी गाड़ी में यहाँ से गुजरे तो इसकी उड़ाई हुई धूल मट्टी में भी गर्क हो जाते हैं। वह इस सफर से काफी कोफ्त में मुब्तला नजर आती थी। चुनाचे चिढ़कर एक लंबी तकरीर कर डाली। मुझे मालूम है सारा पैदल चलने का गुस्सा है मेरी धी को, पर मैंने तो कहा था कि थोड़ा रुक जाओ। करमू को टांगा गांव का फेरा लगाकर वापस आता है तो इसमें चलते हैं। इस वक्त तो तूने मेरी बात नहीं मानी, मर्द ने याद दहानी करवाई। वहां अड्डे पर रुककर टांगे का इंतजार करने में कौन सी कम ख्वारी है। करमू चाचा के टांगे में जो मरियल घोड़ा जुता है ना, वो तो जाने अपना बोझ ही कैसे उठाता है। बेचारे को बस अड्डे से गांव का एक फेरा लगाकर वापस अड्डे पर पहुंचने में घंटा लग जाता है। और यह भी मैं अपना 2 साल पहले का तजुर्बा बता रही हूँ। इन 2 घंटों में तो वो घोड़ा और भी मरियल हो गया होगा। अच्छा ही है कि हमने इस टांगे का इंतजार न किया और पैदल ही चल पड़े। लड़की ने नाक सुखेड़कर नखवत से जवाब दिया। अच्छा बस अब गुस्सा थूक दे, घर आने वाला है। तेरी माँ क्या कहेगी कि हूरा और सफदर ने उसकी माहबानों को खुश नहीं रखा, जब भी वह से अंगारे चबाती हुई आई है। मर्द ने जिसका नाम सफदर था माहबानों को टोका, मगर उसके टोकने का माहबानों पर उल्टा ही असर हुआ और वो रास्ता छोड़कर सफदर के सामने आ खड़ी हुई। क्या कहा तुमने अब्बा, मैं किसकी माहबानों हूँ? गलती हो गई धीरानी, मैं यूं ही नूरा बहन के ख्याल से ऐसी बात बोल गया, वरना तू तो मेरी हूरा की आंखों का नूर है। सफदर ने घबराकर फौरन ही अपनी बात की वजाहत की। वो जानता था कि इस मौजू पर माहबानो कितनी हसास हो जाती है। असल में माहबानो उसकी और हूरा की सगी बेटी नहीं थी। वो और हूरा बेऔलाद थे और अपनी बेऔलादी के बायस उन्होंने माहबानो को गोद ले लिया था। माहबानो हूरा की छोटी बहन नूरा की बेटी थी। नूरा की माहबानो से पहले भी 2 बेटियां और थीं। माहबानो ऐसे वक्त में नूरा की गोद में आई जब वो और उसका शौहर गयास शिद्दत से बेटे की पैदाइश के मुतमन्नी थे। माहबानो की पैदाइश ने उन्हें शदीद मायूस कर दिया। उस वक्त औलाद को तरसे हुए सफदर और हूरा ने माहबानो के लिए अपनी झोली फैला दी। नूरा और गयास ने अपने शानों पर पड़ने वाले इस तीसरे बोझ को हूरा की खाली झोली में डालने में जरा तरद्दुद न किया और यूं माहबानो हूरा और सफदर की बेटी बनकर फैसलाबाद चली गई। इन दोनों ने हमेशा माहबानो को बड़े नाजो नेम में रखा, लेकिन माहबानो के अपने दिल से ये मलाल नहीं जाता था कि उसके माँ बाप ने उसे एक नाकारा शे की तरह खुद से अलग कर दिया था। अपने दिल में पलने वाले इस दुख और शिकवे का रद्द अमल वो इस तरह जाहिर करती थी कि खुद को नूरा और गयास की बेटी पुकारे जाने पर नाराज हो जाती थी। इस वक्त भी उसने सफदर के सामने इसी नाराजगी का इजहार किया था। आइंदा ऐसा मत कहना, वरना मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगी। माहबानो ने सफदर को धमकी दी और कदम दोबारा आगे बढ़ा दिए। नहीं कहूँगा, पर तू इस बात को सुनकर इतना नाराज न हुआ कर। बहन नूरा को कभी मालूम हुआ तो वो दुखी होगी। आखिर उसने तुझे जन्म दिया है, वो तुझसे मोहब्बत भी करती है, जब भी तो बार बार तुझे अपने पास गांव बुलवाती है। सफदर ने बज़ाहिर हथियार डाल दिए, मगर माहबानो को समझाने का फरीजा अंजाम देना नहीं भूला। हाँ तो आ गई हूँ ना, उसकी मोहब्बत का ख्याल करके इस मुसीबत के गांव में। हालांकि मेरा तो यहाँ दिल भी नहीं लगता। अजीब अजीब सी तो लड़कियां हैं यहाँ की, कोई काम की बात तक करना नहीं जानती। माहबानो हकीकतन इतनी नखरीली नहीं थी, लेकिन गांव आते वक्त हमेशा उसे कोफ्त का मुजाहरा करती थी। तुझे क्या करना है यहाँ की लड़कियों से? जब तक दिल चाहे बात करना, वरना अपनी किताबें लेकर अलग जाके बैठ जाना। इतनी ढेर सारी किताबें साथ लेकर तो आई है तू, इन किताबों में तू खूब दिल लगाना। सफदर जानता था कि माहबानो का ये सारा नखरा बस उसी के सामने मौजूद होने तक है। इसके जाते ही वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के माहौल में रच बस जाएगी, क्योंकि वो बज़ाहिर नखरीली लेकिन हकीकत में एक मफाहमत पसंद लड़की थी। इस वक्त भी उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी और सफदर के साथ कदम उठाती और इन रास्तों पर चलती रही जहाँ शायद उसके बचपन का गुजरना चाहिए था, लेकिन अब ये रास्ते कभी कभार ही उसके कदमों से आशना होते थे। मामू जान, आपने किस मुसीबत को मेरे पीछे लगा दिया है? शहरयार आदिल ने टेलीफोन पर अपने मामू लियाकत राना से शिकवा किया। किसकी बात कर रहे हो बेटा जी? लियाकत राना ने ताज्जुब से पूछा। वही पीराबाद के चौधरी इफ्तिखार आलम की।
जो आपसे मालूमात हासिल करके मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही इस सारे बंगले पर काबिज हुए बैठे थे। मेरा खामोशी से यहाँ पहुंचकर छापा मारने का प्रोग्राम उनकी वजह से धरे का धरा रह गया। अच्छी खासी भीड़ भाड़ लगाई थी उन्होंने। मेरा ख्याल है इनका बस चलता तो 21 तोपों की सलामी का भी इंतजाम कर रखते, मगर बस ही नहीं चला होगा, इसलिए इस मामले में पीछे रह गए। शहरयार ने जले भुने अंदाज में बताया। लियाकत राना उसके अंदाज पर कह कहा मारकर हंस पड़े। आप हंस रहे हैं और यहाँ मेरा खोल खोल कर बुरा हाल है। मौसूफ कल सारा दिन मुझ पर और मेरे बंगले पर कब्जा किए बैठे रहे। मुलाजमीन को अहकामात तो बिल्कुल इस तरह दे रहे थे जैसे वो मेरे नहीं उनके मुलाजमीन हो। इस मुलाकात में उन्होंने मुझे अपना अच्छा खासा हिदायतनामा भी सुना दिया है। मुझे किस जमींदार से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए, किससे नहीं, किस मकामी अफसर को घास डालनी चाहिए, किन मामलात में दखल देना चाहिए और किन में टांग अड़ाने से गुरेज करना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में समझा दिया है। इनके अंदाज से लग रहा था कि ज़िले के तमाम काम मुझे अपने सवाबदीद या हुक्काम बाला की हिदायत के बजाय उनके मशवरे के मुताबिक करना होंगे। आपसे इनके ताल्लुकात का ख्याल करके मुझे ये सारी बकवास सुननी पड़ी। रात के खाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने बंगले से रुखसत किया, वरना वो जिस इत्मीनान और फरागत से बैठे थे, इससे लगता था कि शायद मुझे लोरियां सुनाकर सुलाने का मूड भी रखते हैं। शहरयार आदिल को अपने मामू लियाकत राना की हंसी एक आंख न भाई, सो वो इन्हें चौधरी इफ्तिखार से मुतालिक मजीद तफसीलात सुनाने लगा, जिन्हें सुनकर लियाकत राना के हलक से एक और बुलंद क्या कहा बरामद हुआ। लेकिन फिर वो फौरन ही संजीदा होकर शहरयार को समझाने लगे। समझा करो बेटा जी, इन चौधरियों और जमींदारों वगैरह को भुगताना भी तुम्हारी जॉब का एक हिस्सा है। इनसे बना कर रखोगे तो ही कामयाब हो रहोगे। कमीशन का इम्तहान पास करके ऐसी लग जाना इतना बड़ा कारनामा नहीं जितना इन मगरमच्छ जैसे चौधरियों से बनाकर रखना ज़रूरी है। और ये चौधरी इफ्तिखार तो तुम्हारे इलाके का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन मगरमच्छ है। तुम्हें इसके मामले में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैं कोई कमज़ोर सी मछली तो नहीं हूँ जो चौधरी इफ्तिखार मुझे निगल जाएगा। अपने ख़ानदानी असर व रसूख के ज़ोम में शहरयार ने लियाकत राना की बात पर एतराज़ किया। बेशक तुम्हारा शुमार भी मगरमच्छों की कैटेगरी में ही होता है, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि खुद मगरमच्छों में आपस में बैर न हो। तुम्हारी तो वैसे भी ये पहली पोस्टिंग है। बहुत ज़्यादा एहतियात से फूंक फूंक कर कदम उठाओ। आगे तो खैर तजुर्बे से बहुत कुछ खुद ही सीख लोगे, मगर अभी एहतियात लाजिम है। चौधरी इफ्तिखार के मामले में ख़ास तौर पर एहतियात करनी है। मैं खुद भी इससे बिगाड़ने के हक़ में नहीं हूँ। जब तो तुम्हारे प्रोग्राम का मकसद समझने के बावजूद चौधरी इफ्तिखार के फ़ोन आने पर उसे टाल नहीं सका और उसे तुम्हारे बारे में इत्तला फराहम कर दी। लियाकत राना ने शहरयार को समझाया। आप जानते हैं कि मैं अपने मामलात में किसी से डिक्टेशन लेना पसंद नहीं करता। अगर चौधरी इफ्तिखार ने मुझे डिक्टेशन देने और मुझ पर तसल्लुत जमाने की कोशिश की तो हमारा इख्तिलाफ लाजमी है। मैं जानता हूँ कि तुम किस मिजाज के हो। तुम्हारा जैसा मिजाज तुम्हारी माँ का भी था। हम भाइयों ने सारी ज़िंदगी उसके नखरे उठाए थे। अब भी मैं तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैंने सज्जाद से भी कह दिया है कि तुम्हारा ख़ास तौर पर ख्याल रखे। वो खुद तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हें इसकी सपोर्ट हासिल रहेगी। मेरा मशवरा है कि किसी छुट्टी वाले दिन सज्जाद से मुलाकात ज़रूर कर लेना। इसके तजुर्बे से तुम्हें काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है। सज्जाद लियाकत राना का अपना बेटा था जो इन दिनों DIG की पोस्ट पर काम कर रहा था। मशवरे का शुक्रिया मामू जान। मैं कोशिश करूंगा कि इस मशवरे पर अमल कर सकूं, लेकिन ये बहरहाल तय है कि मैं किसी को खुद पर मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं दे सकता। और चौधरी इफ्तिखार जिस छिछोरे अंदाज में ये कोशिश कर रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आप जानते हैं, इस शख्स ने मेरे यहाँ पहुँचने से कबल ही बंगले का सारा फर्नीचर और पर्दे वगैरह तक खुद अपनी मर्जी से चेंज करवा दिए थे। मैंने आज तक किसी और की पसंद से एक टाई पिन तक इस्तेमाल नहीं की। ये कैसे बर्दाश्त करता। जिस ट्रक में मैं अपना सामान लेकर गया था उसी पर चौधरी इफ्तिखार साहब की सारी इनायतों को लोड करवा कर आज सुबह इनकी हवेली रवाना कर दिया है। अब ये बात इन्हें बुरी लगी हो तो भी मैं इनकी खुशनुदी के लिए वो सब कबूल नहीं कर सकता था। शहरयार आदिल ने अपना कारनामा सुनाया तो लियाकत राना बेसाख्ता करा कर रह गए। इन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि इनके मिजाजदार भांजे और तसल्लुत पसंद चौधरी इफ्तिखार के दरमियान
मुस्तकबिल में ताल्लुकात किस नहज पर पहुंच सकते हैं। तुमने जो कुछ किया शहरयार, मैं इसे तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। असल में चौधरी इफ्तिखार ज़िले में आने वाले अक्सर आला अफसरान को अपनी इनायतों के ज़ेर असर लेने का आदी है। उमूमन मिडिल क्लास से इन पोस्टों पर आने वाले लोग चौधरी की इन इनायत को पाकर खुश होते हैं। अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले भी मामूल का एक हिस्सा समझकर इन इनायत को कबूल कर लेते हैं। तुम्हारे सामने भी कई बार ये किस्से दोहराए तो गए हैं, लेकिन तुम चूँकि एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्लान जहन में रखकर वहाँ पहुँचे थे, इसलिए तुम्हें चौधरी इफ्तिखार के रवैये से एकदम ही झटका सा लगा। बहरहाल जो भी हुआ, अब मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो कि खत्तुल इम्कान तुम्हें चौधरी इफ्तिखार और इर्द गिर्द के दूसरे ज़मींदारों से बनाकर रखनी है। बेशक सपोर्ट के लिए मैं और मेरा सारा ख़ानदान तुम्हारी बेग पर मौजूद है, लेकिन कोशिश करो कि मामला इस रुख पर जाने ही न पाएँ कि किसी किस्म की बदमज़गी का सामना करना पड़े। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? लियाकत राना ने शहरयार को समझाने के बाद आखिर में अपनी तसल्ली के लिए पूछा। जी हाँ, शहरयार ने मुख्तसर जवाब दिया। जोश और वलवले से भरे इस नौजवान के लिए एहतियात और समझौतों की ये राह कुछ ज़्यादा काबिल कबूल नहीं थी। महाबानो, ये पंछी और शादत उससे मिलने आई हैं। महाबानो आंगन में रखी चारपाई पर बैठी सरमा की नर्म धूप से लुत्फ अंदोज होते हुए एक किताब के मुताले में गर्क थी कि अपनी बहन जोहरा की आवाज़ पर सर उठाकर सामने देखा। तकरीबन जोहरा की ही उम्र की दो लड़कियां उसके सामने खड़ी थीं। दोनों लड़कियों ने शौक रंग के लिबास पहन रखे थे। इनके हाथों में चूड़ियों के अलावा कानों और नाक में भी सस्ता सा नकली जेवर नजर आ रहा था। हम दोनों बड़ी बेचैन थीं तुझसे मिलने के लिए। कितना अर्सा हो गया, तू गांव आई ही नहीं। हम बस जोहरा से ही तेरे ठाट बाट के किस्से सुनते रहे। वो दोनों बेतकल्लुफ़ी से उसके साथ ही चारपाई पर बैठ गईं और इनमें से एक महाबानो को बताने लगी। महाबानो ने सवालिया नज़र से अपनी बहन जोहरा को देखा। वो इन दोनों लड़कियों को पहचान नहीं सकी थी। ये पंछी है और ये शादो, मासी रहमते की बेटियां, वही जिनके घर के सामने पीपल के दो दरख्त बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। जोहरा ने महाबानो की नज़रों का सवाल समझते हुए उसे याद दिलाया। अच्छा, मुझे याद आ गया, ये नसरीन और शादाब हैं। कैसी हो तुम लोग? महाबानो ने अपनी याददाश्त के ताज़ा होते ही खुश अखलाकी से इन दोनों से पूछा। हम तो ठीक हैं, तू सुना कैसी है? और इस बारी कितने दिनों के लिए आई है? पंछी ने भी जवाबी खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए महाबानो से पूछा। मैं भी ठीक हूँ। रही कितने दिन रहने की बात, तो बस हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी। अब्बा से मैंने कह दिया है कि आने वाले अगले इतवार को मुझे लेने आ जाए। महाबानो ने अपने प्रोग्राम के बारे में इन्हें इतला दी। सिर्फ हफ्ता 10 दिन बाद? 2 बरस बाद आई है, कम से कम 2 महीने के लिए तो आती। शादो ने एतराज़ किया। इतने दिनों के लिए कैसे आ सकती हूँ? मुझे कॉलेज भी तो जाना होता है। अभी तो सर्दियों की छुट्टियाँ थीं तो मैं आ भी गई। महाबानो ने उसे समझाया। तो छुट्टियाँ कोई सिर्फ 10 दिन की तो नहीं होती होंगी, तो ज़्यादा भी रुक सकती है। शादाब ने इसरार किया। छुट्टियाँ तो ज़्यादा हैं, पर मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। अब्बा ने वादा किया है कि अगर मेरे नंबर अच्छे आए तो मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा देंगे। महाबानो ने मुस्कुराकर बताया। हाय महाबानो, तू डॉक्टर बनेगी? मगर सुना है कि डॉक्टर की तालीम तो बड़ी महंगी होती है। तेरे अब्बा की फलों की रेहड़ी से इतनी कमाई हो जाती है क्या कि वो तुझे डॉक्टरी पढ़ा सके? पंछी ने हैरत से मुंह खोलकर पूछा। जोहरा सवाल जवाब के इस सेशन को छोड़कर बावर्चीखाने में जा चुकी थी। इसे नूरा की हवेली से वापसी से कबल दोपहर के लिए खाने का बंदोबस्त करना था। क्यों नहीं, बेबे और अब्बा कभी मेरी कोई फरमाइश नहीं टालते। मेरी फरमाइश पर उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया है। बेबे कह रही थी कि वो कमेटी डालकर इतने पैसे जोड़ लेगी कि मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए। तेरे तो मज़े हैं। जोहरा बता रही थी कि वहाँ कॉलेज में तूने बंदूक चलानी भी सीख ली है। क्या सचमुच ये बात सही है? तू बंदूक चला लेती है? शादाब ने कुछ इस अंदाज में सवाल किया जैसे इसे जोहरा की फराहम करदा मालूमात पर शुबा हो। सही बता रही थी जोहरा। असल में कॉलेज में FSC के स्टूडेंट को NCC की ट्रेनिंग दी जाती है। बस तुम इसे हल्की फुल्की फौजी ट्रेनिंग समझ लो। इस ट्रेनिंग में परेड करना भी सिखाते हैं और राइफल लोड करके चलाना भी। हमारी तो इस ट्रेनिंग के दौरान शहरी दिफा की भी क्लासें होती हैं। इसमें हमें जख्मियों की मरहम पट्टी करना, इंजेक्शन लगाना,
और दूसरी छोटी मोटी बातें सिखाई गई थी। इस ट्रेनिंग के बाद तो मुझे और भी शौक हो गया है डॉक्टर बनने का। हाय अल्लाह, ये सब कितना अच्छा लगता होगा तुझे। यहाँ गांव में तो बड़ी रूखी फीकी जिंदगी है। रोजाना वही एक जैसे काम करो, एक जैसे लोगों से मिलो और रात को पढ़कर सो जाओ। कुछ भी तो अलग नहीं होता। घर में टीवी तक नहीं है कि चलो इससे ही दिल बहला लें। पूरे गांव में चौधरी की हवेली के सिवा सिर्फ 3 टीवी हैं। एक तेरे चाचे के घर, दूसरा मामू जहीर के घर जिनका बेटा फौज में है, और तीसरा मास्टर आफताब के पास। हम तीनों में से एक भी जगह नहीं जा सकते, अब्बे की इजाज़त ही नहीं है, पंछी ने बड़ी हसरत से बताया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे गांव की बाकी लड़कियों को इजाज़त हो। मौलवी साहब ने कितनी सख्ती से मना किया है टीवी देखने से, याद नहीं? ऐसे ऐसे अजाबों के बारे में बताया था कि मैं आज तक कानों को हाथ लगाती हूँ। जोहरा हांडी चढ़ाकर बावर्ची खाने से निकल आई थी। पंछी की बात सुनकर कानों को हाथ लगाते हुए बोली, बस बस रहने दे। तेरे चाचा का घर तो तेरा होने वाला ससुराल है। तेरे मंगेतर ने दुबई की कमाई से ये टीवी खरीद कर भेजा है। जब तू ब्याह कर उस घर में जाएगी तो सारे अजाब भूल कर टीवी देखा करेगी। पंछी फौरन चमक कर बोली, ना बाबा ना, मैं तो तुम्हें टीवी देखने वाली लगती हूँ क्या? जिसको शौक है वो खुद ही अकेला देखता फिरे। जोहरा ने एक बार फिर कान पकड़े। भाई, मेरे ख्याल में तो टीवी देखने में इतना कोई हर्ज नहीं। बंदा उल्टे सीधे नाच गाने के प्रोग्राम देखने के बजाय मालूमाती प्रोग्राम देखे तो टीवी से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसके ज़रिए तो घर बैठे वो मकामात और इजादात देखने को मिल जाती हैं जिन तक हमारी पहुंच ही नहीं होती। दुनिया जहान की खबरें मिल जाती हैं टीवी से। अब्बा ने तो पिछले साल ही नया रंगीन टीवी खरीदा है। तुम अपना तो जिक्र करो ही नहीं, तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल है, शादो हसद भरे अंदाज में बोली। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, मगर तुम लोग भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हो। कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना ही सीख लेती। किताबों के जरिए भी आदमी दुनिया जहान की सैर कर सकता है, लेकिन तुम लोगों ने इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी। गांव में जैसा भी सही एक स्कूल है, तो अगर तुम लोग वहां पर जाती रहती तो इस लायक तो हो जाती कि उर्दू ही लिखना पढ़ना सीख लेती। माँ बानों ने मौका गनीमत जानकर इन लोगों को समझाने की कोशिश की। साफ बात है भाई, हमें तो पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं। जिन्हें था वो भी 2-4 जमातों से आगे नहीं पढ़ सकी। स्कूल में कोई उस्तानी तो है नहीं, अब लड़कियां मर्द उस्ताद से तो पढ़ने से रहीं। पंछी ने जवाब दिया, ये मसला तो है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में कुछ करे। अगर एक लेडी टीचर यहाँ आ जाए तो गांव की बहुत लड़कियों का भला हो जाएगा। माँ बानों ने पुरख्याल लहजे में तबसरा किया। रहने भी दो, पढ़ लिख कर हम लड़कियों ने क्या करना है? हांडी रोटी, सिलाई कढ़ाई, चुनाई, सारे काम बगैर तलीम के भी आराम से हो जाते हैं। पंछी ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई। ऐसा करो महाबानो, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर हमारे साथ रहना और स्कूल में लड़कियों को पढ़ाना। जोहरा ने अचानक ही तजवीज़ पेश की। मैं? मगर मुझे तो डॉक्टर बनना है। माँ बानो पहले तो इस तजवीज़ पर बौखलाई, फिर पुरख्याल लहजे में बोली, हमेशा के लिए तो नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि जब गर्मियों में कॉलेज की लंबी छुट्टी पड़े तो यहाँ रहने आ जाऊँ और जिन लड़कियों को शौक हो इन्हें पढ़ना लिखना सिखा दूँ। बस बस रहने दो ये शेख चिल्ली के मंसूबे। चौधरी साहब को मालूम हो गया ना कि कोई ऐसा सोच रहा है तो वो इसके टोटे टोटे कर डालेंगे। उन्हें नहीं पसंद लड़कियों का स्कूल में पढ़ना। पंछी ने अपनी गोल गोल आंखों को घुमाते हुए तेज लहजे में महाबानो को टोका। महाबानो उसके इस अंदाज पर कुछ नागवारी सी महसूस करने लगी। वो दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई, जिसके मुताले में वो इन दोनों बहनों की आमद से कबल मसरूफ थी। अपनी इस मसरूफियत में उसे मालूम भी नहीं हो सका कि पंछी और शादो ने आंखों ही आंखों में क्या तबादला ख्याल किया और कब वहां से रवाना हो गईं। बड़ी चौधराइन ने कहलवाया है कि काम पर आते हुए माँ बहनों को भी अपने साथ हवेली लेकर आना। नूरा सुबह तड़के उठकर जल्दी जल्दी घर का कामकाज निपटा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और आने वाली ने नूरा को देखते ही उसे पैगाम पहुंचाया। महबानों को बुलाया है, पर किस लिए? नूरा हैरान हुई। खुद इसका तो बरसों से मामूल था कि सुबह से दोपहर तक का वक्त हवेली वालों की खिदमत करते हुए गुजारती थी, लेकिन 4 दिन की मेहमान आई महबानों को हवेली बुलाए जाने का मकसद उसे समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो खबर नहीं, तू जाकर आप ही सवाल जवाब कर लेना बड्डी चौधराइन से कि उन्होंने क्यों तेरी धी को बुलाया है। पैगाम लाने वाली हवेली की मुलाजमा ने तंजिया लहजे में नूरा को जवाब दिया। ना ना, मैं भला कौन होती हूँ बड्डी चौधराइन से सवाल जवाब करने वाली।
उन्होंने हुक्म दिया है तो माँ बानों को लेकर ही आऊंगी। नूरा ने घबराकर खुशामदी लहजा इख्तियार किया। उसे मालूम था कि अगर उसने मुलाजमा को मना कर दिया या कुछ भी कहा तो वो जाकर बड़ी चौधराइन से कुछ उल्टा सीधा कह देगी और फिर मुसीबत ही आ जाएगी। गांव के बेशतर घरों की तरह उसके घर का रिज़्क भी हवेली से ही वाबस्ता था और हवेली वाले खफा होते तो अपने मुजरिम की पेट पर लात सबसे पहले मारते थे। ठीक है, मैं चलती हूँ, तू माँ बानों को लेकर टाइम पर पहुँच जाना, मुलाजमा नखवत से कहती हुई पलट कर चली गई। मगर नूरा के अंदर हौल उठने लगे। माँ बानो पहले भी कई बार गांव आकर रही थी, लेकिन इससे पहले तो कभी चौधराइन को इसे हवेली बुलवाने का ख्याल नहीं आया था। नूरा के तजुर्बे की रोशनी में बड़ी चौधराइन का खास तौर पर पैगाम भेजकर माँ बानों को हवेली में तलब करना किसी मुसीबत का पेश खेमा था, लेकिन हुक्म की तामील तो बहरहाल करनी ही थी। इन्हीं सोचों में घिरी हुई वो दरवाजे से अंदर की तरफ पलटी। आंगन में जोहरा तिनकों वाली झाड़ू से नीम पुख्ता फर्श पर बिखरे नीम के गिरे हुए पत्तों को समेटकर एक जगह जमा कर रही थी। नी जोहरा, जाकर जरा महाबानों को तो जगा। जोहरा का हुक्म देकर नूरा बच्चे खाने की तरफ चली गई। वो नहीं उठती अम्मा, लगता है कि मुर्दों से शर्त बांधकर सोई है। थोड़ी देर बाद ही जोहरा ने आकर बेजारी से इतला दी। अच्छा, तू इधर आकर ये दूध पिलो, मैं आप ही से देखती हूँ। नूरा अपनी जगह से हट गई। जोहरा ने फौरन ही उसकी जगह संभाल ली। जोहरा सुबह उसके साथ जाग जाती थी और घर के कामों में दौड़ दौड़ कर नूरा का हाथ बटाती थी। आज भी उसने कयास के खेतों पर रवानगी से पहले इसका और छोटे भाई इलियास का नाश्ता तैयार करके दिया था और अब घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। नूरा की बड़ी बेटी निगार भी अपने ब्याह से कबल इसी तरह उसका हाथ बटाती थी, लेकिन महाबानो अपनी बड़ी दोनों बहनों से मुख्तलिफ थी। शहरी जिंदगी और गांव से दूरी ने उसके मिजाज और मामूलात बदल दिए थे। अब भी नूरा आंगन से गुजरकर कमरे में पहुंची तो उसे महाबानो लिहाफ में दुबकी दुनिया और माफिया से बेखबर सोती हुई नजर आई। उसकी बेहद गहरी नींद को देखकर कतई नहीं कहा जा सकता था कि कुछ देर कबल किसी ने उसे जगाने की भरपूर कोशिश की थी। महाबानो, उठ जा, देख तो कितना दिन निकल आया है। नूरा ने नरमी से महाबानो का बाजू हिलाते हुए उसे आवाज दी, लेकिन वो इस पुकार पर जरा सा कसमसा कर दूसरी तरफ करवट बदलकर दोबारा सो गई। नूरा को अंदाजा हो गया कि वो इतनी आसानी से बिस्तर छोड़ने वाली नहीं। खुद उसके पास इतना वक्त था नहीं कि बेटी माँ बानों के नाज नखरे उठाती रहती। इसे वक्त पर हवेली पहुंचना था, वो भी माँ बानों को अपने साथ लेकर। चुनांचे इस बार उसने नरमी और मुरवत से काम लेने के बजाय माँ बानों के ऊपर से लिहाफ घसीटा और उसे बुरी तरह झंझोड़ डाला। माँ बानों ने इस दोहरी उफ्ताद से घबराकर आंखें खोल दी। क्या है अम्मा, क्यों इतने सवेरे सवेरे पीछे पड़ गई हो? अभी तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला। माँ बानों ने बिस्तर पर बैठकर अंगड़ाई लेते हुए एहतिजाज किया। कोई इतनी सवेर नहीं है, अच्छा खासा दिन चढ़ आया है। अब सूरज कमरे के अंदर आकर तो निकलने से रहा, तू बाहर निकल कर देख, अच्छा खासा उजाला हो रहा है। जोहरा ने घंटा भर पहले उठकर आधा कामकाज नबेड़ भी लिया है, लेकिन तू अभी तक पोस्तियों की तरह बिस्तर पर पड़ी है। हूरा ने तेरा दिमाग ज्यादा ही खराब कर दिया है, सुबह इतनी देर तक पड़ी सोई रहती है। नूरा ने लिहाफ तय कर रखते हुए उसे फटकारा। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अम्मा, रहना तो मुझे बेबे के साथ ही है। अगर तुम्हें मेरा ये चंद दिन का रहना भी अच्छा नहीं लगता तो मैं अब्बा को बुलवा लेती हूँ कि आकर मुझे वापस ले जाएं। माँ बानों ने खफगी दिखाई। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा उल्टी सीधी बातें न कर, बाहर निकल कर मुँह हाथ धो। जहरा ने तेरा नाश्ता तैयार कर दिया होगा, जा जाकर खा ले। नूरा अच्छी तरह जानती थी कि माँ बानों के दिल में उसके खिलाफ शिकवा है, मगर उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए माँ बानों को घुरका। माँ बानो चप्पल पैर में डालकर कमरे से बाहर निकली। बावर्ची खाने से मधानी की घरर घरर सुनाई दे रही थी। वो सीधी गुसल खाने में चली गई। वहां से निकलकर बरामदे में बिछे पलंग पर वापस आकर बैठी तो जोहरा नाश्ता ले आई। चल छेती छेती खा ले, मुझे देर हो रही है, तुझे मेरे साथ हवेली चलना है। नूरा ने उसे हुक्म दिया। क्यों, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ हवेली? माँ बानो बिदकी। बड़ी चौधराइन ने पैगाम भेजा है कि तुझे साथ लेकर आऊं, तू मेरे साथ चलकर इन्हें सलाम कर लेना और फिर वापस आ जाना। नूरा ने उसे फुसलाने की कोशिश की। मुझे नहीं जाना बड़ी चौधराइन को सलाम वलाम करने। माँ बानो ने साफ इनकार किया। देख माँ बानो, मुझे तंग न कर, बड़ी चौधराइन ने खुद से तुझे बुलाया है,
अगर तू नहीं गई तो वो बुरा मानेगी और फिर तुझे वहां जाकर करना ही क्या है। सलाम करके एक तरफ बैठ जाना। मैं मौका देखकर थोड़ी ही देर बाद तुझे किसी के साथ वापस घर भिजवा दूंगी।